ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देवान, यूजीसी नेट का ये हमारा पेपर है, आपके पास बुक होगा तो आप बुक से देख लीजिएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देखते हैं कि कितना हम अभी कर पाएंगे। ओके, यस तो सर। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए, है ना। और आपके ओके। लिए हाँ नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन के टाइम। नहीं तो मैं आपको जो अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप आराम से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इसमें हिंदी का स्पेलिंग्स मिस्टेक हो सकता है, तो उसे आप इग्नोर कर दें, बाकी इंग्लिश इंग्लिश का नहीं होगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया होगा, है ना। आपने पढ़ लिया? यस सर। हाँ, पहला द क्वेश्चन क्या, deductive डिडक्टिव method मेथड। differs from the हाँ, inductive method. इन ड्राइंग इट्स कंक्लूजन फ्रॉम, अब Yes. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जैक्टली पहले हम थोड़ा सा इसका हल्का सा डिटेल में जाएंगे। सो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। अच्छा, स्क्रीन क्लियर है, आपको दिख रहा है ये, समझ में आ रहा है आपको? हाँ ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग। ओके। हाँ है ना, मैं दिख रहा है आपको लेकिन। हाँ इसका कॉपी भी दे दूंगा तो आराम से आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे ओके। रहा हूँ आपको। तो देखिए, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड था। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडक्टिव जो है ना, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव रीजनिंग, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो यदि हम बात करें इंडक्टिव रीजनिंग की, या ये जो दिया हुआ है डिडक्टिव इंडक्टिव, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिक टू जनरल कंक्लूजन या ट्रुथ की तरफ देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम ओके। हाँ, यहाँ पे देखिए इंडक्टिव में अब ये समझ में कैसे आएगा कि एग्जैक्टली स्पेसिफिक टू जनरल कंक्लूजन का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ओके। और ये जो होता है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी बेस्ड, ब्रैकेट में, है ना, प्रोबेबिलिटी बेस्ड। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड और एक्चुअली है क्या, ये स्पेसिफिक टू जनरल कंक्लूजन या स्पेसिफिक टू जनरल ट्रुथ, है ना। तो हम्म। इंडक्टिव लेवल पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम, ओके, नया फैक्ट है। अब इंडक्टिव लेवल पर हम ये देखते हैं नया फैक्ट, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी मोटा है ना। एक एक आदमी, हमने देखा कि वो हेल्दी है, मोटा है, ठीक है। और हमने सोचा कि ये समोसा ज़्यादा खाता होगा, ऐसा हमने सोच लिया। ओके, तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि वो समोसा खाने से ही मोटा हो गया होगा। हेलो। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके, है ना। अभी अभी आवाज़ आ रहा है आपको? ओके। हेलो प्रेमलता मैम, हेलो। हाँ यस सर। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है। देखिए इंडक्टिव में हम क्या देखते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल कंक्लूजन, ठीक है, या स्पेसिफिक टू जनरल ट्रूथ। और ये जो होता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड। अच्छा मान लीजिए ओके। हाँ, इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जैसे कि हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं। इंडक्टिव जो है इसको इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक आदमी को देखा, तो आपने ओके। क्या, और वो हेल्दी था, मोटा था थोड़ा सा, है ना। तो आपने क्या सोचा कि हो सकता है ये समोसे ज्यादा खाता होगा, इसीलिए क्या है, हेल्दी है, मोटा ओके। है ना। आपने ऐसा सोचा, ये किस किस लेवल पे देखा आपने, इंडिविजुअल लेवल पे देखा। यस। और आपने देखिए पहले क्या देखा, उसको आदमी को देखा, यानी आपने फैक्ट को आपने एक नया फैक्ट देखा यहाँ पे, और आपने अपने आप एक अनुमान लगा लिया कि इसके वजह से हो रहा होगा। यस। ये किस में हो रहा है हमारा, इंडक्टिव, इंडिविजुअल बेसिस। इंडिविजुअल लेवल। इंडक्टिव हो जाएगा ये। इंडक्टिव में देख रहे हैं ऐसा। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए डिडक्टिव में जनरल प्रेमाइसिस यानी जनरल जो ट्रुथ है उससे आप स्पेसिफिक की तरफ जाते हो। ओके। इंडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल ट्रूथ की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे जनरल ट्रूथ से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो पहले में आपने एक मतलब एक आदमी को देखा था, और फिर आपने एक क्या किया, एक आपने सोचा कि भाई ये ऐसे ऐसे की वजह से इसने मतलब ये खाता होगा इसलिए ज्यादा मोटा हो गया, है ना। ओके। जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए राइट। डिडक्टिव में क्या है, थियरी, मतलब कि पहले हम थियरी देखते हैं फिर एग्जाम्पल, यानी जो ऑलरेडी पहले प्रूव्ड है डिडक्टिव में, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, उसको देखकर फिर एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए ये हम ये पहले से ही जो ये ना ट्रुथ है, ठीक है, जनरल ट्रुथ है ये। जैसे मान लीजिए ये प्रूव है क्या कि कोई आदमी ज्यादा टीवी देखेगा तो उसको चश्मा लग सकता राइट। है ना, ये सही है। लेकिन पहले वाले में क्या है कि यदि कोई आदमी मोटा है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो समोसा खा के ही मोटा हुआ होगा। यस। राइट। तो अच्छा ये बताइए, ये पहले से प्रूव्ड है कि नहीं, कि मतलब कि यदि आ,
यदि कोई ज्यादा टीवी देख रहा है तो उसका आंख खराब हो जाएगा। हाँ, ये पहले से प्रूव्ड है Proved कि है। यदि वो देखता है ज्यादा तो चश्मा लगता है। राइट। तो ये कुछ साइंटिफिक रिसर्च हैं, थ्योरी हैं जो हमें बताती है कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या है, पहले एग्जांपल है, फिर हम उसकी तरह एक कंक्लूजन निकालते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, सही भी हो सकता है नहीं हो सकता है। ये किसमें होता है? इंडक्टिव में। जबकि डिडक्टिव में ये होता है आपका कि पहले से ही जो प्रूव्ड है ना, ये जो जनरल जी। प्रेमाइसिस है, ट्रुथ है, ये पहले से ही प्रूव्ड होते हैं, है ना। हम्म। और ये इसके ऊपर स्टडीज किया गया होता है, और वो स्टडीज हमें बताती है कि भाई आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते ओके। हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें एक जैसा ही क्वेश्चन पूछें, तो फिर बाद में दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे। तो डिडक्टिव में क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डिडक्टिव में क्या होता है, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं हम। ओके। डिडक्टिव वाला कौन सा था? जो पहले से ही प्रूव्ड है, डिडक्टिव है, जो प्रूव्ड है वो डिडक्टिव है। रिसर्च किया हुआ है, स्टडीज किया हुआ है, तो इसमें हम रिसर्च के बेसिस पे तो। हम्म। रिसर्च और स्टडी के बेस पे वो प्रूव्ड है। तो हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ओके। जनरल से स्पेसिफिक किस में जाते हैं? डिडक्टिव में। अभी यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, जनरल ट्रूथ या जनरल हम्म। प्रेमाइसिस से स्पेसिफिक की तरफ, जबकि इंडक्टिव में हमने क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। ओके। हाँ, राइट। तो इस चीज को हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं डिडक्टिव में कि टॉप से हम बॉटम की तरफ जाते हैं, या टॉप से हम डाउन की तरफ भी जाते हैं। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ओके। और डिडक्टिव कैसा होता है? बेस्ड ऑन फैक्ट होता है ना। बेस्ड ऑन फैक्ट है डिडक्टिव, कि भाई ये पहले से प्रूव है ना, स्टडी की हुई है यस। ना। और तो स्टार्ट विद प्रेमाइसिस, मतलब जनरल प्रेमाइसिस से स्टार्ट होता है, ट्रुथ से स्टार्ट होता है, और फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। जबकि यहाँ पे एग्जाम्पल से हम थ्योरी की तरफ जाते हैं इंडक्टिव में। हम्म। ओके। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे थ्योरी है पहले, है ना। हम्म। तो थ्योरी कैसे देन बनी? हाइपोथेसिस। पहले उसने रिसर्च किया होगा या पढ़ा होगा, तभी तो थ्योरी बना है। तो यानी प्रूव्ड है, ट्रुथ राइट। है। यानी थ्योरी से फिर हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं हम, कि भाई मतलब हम फिर इमेजिनेशन करते हैं कि अच्छा देखो ये थ्योरी है। अच्छा, थ्योरी क्या है कि भैया आप ज्यादा टीवी देखोगे तो आपको चश्मा लग सकता है ना। फिर ऑब्जर्व ओके। करते हैं और फिर कंफर्म करते हैं, हाँ इसको इसके वजह से चश्मा लगा होगा, राइट। है ना। ओके। सो स्पेशलाइजेशन टू गारंटी, उसके बाद कंफर्मेशन, स्पेशलाइजेशन एंड गारंटी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है किसमें? डिडक्टिव में। ठीक। अब इसके जस्ट अपोजिट इंडक्टिव आ जाइए, जो हमने पहला वाला पढ़ा था। पहला वाला हम्म। स्पेसिफिक टू जनरल हम बात कर रहे थे, जनरल ट्रूथ या कंक्लूजन, यानी थ्योरी की तरफ, एग्जांपल से थ्योरी की तरफ। इंडिविजुअल लेवल के। तो इसमें उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिडक्टिव में क्या था? टॉप टू बॉटम या जनरल टू स्पेसिफिक। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, देखिए बॉटम टू टॉप जाते हैं, बॉटम टू अप जाते हैं, यानी स्पेसिफिक टू ओके। जनरल जाते हैं, है ना। हम्म। यानी पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर पैटर्न देखते हैं, फिर बाद में थ्योरी आता है। ओके। ओके। उल्टा है ना। हमने ये देखा था कि भाई आदमी इसका मोटा है, ऑपोजिट है। पहले हमने एग्जाम्पल ले लिया, फिर बाद में हमने कंक्लूजन निकाला, जो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता ओके। है ना। तो यहाँ पे तो देखिए, बेस्ड ऑन हम्म। ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न्स स्टार्ट विद पैटर्न्स। कंक्लूजन, है ना। पहले जनरलाइजेशन होता है इसमें। ठीक। ओके। ओके। अभी अभी थोड़ा सा और है इसका, तो इतना समझ में आया क्या आपको? हाँ, आगे आगे। अब हम इसके हाँ। जस्ट अ सेकेंड नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी ये हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है ना। चलिए, ओके। और मैं शेयर करता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि जो आपने अभी पढ़ा था ये, हम्म। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? ओके। ये अभी क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, स्क्रीन पर क्वेश्चन मुझे, हाँ, दिख रहा है। है ना। अब देखिए क्या है, अब ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। द डिडक्टिव मेथड डिफर्स फ्रॉम इंडक्टिव, है ना। दोनों अलग मेथड है कि नहीं, पहले ही बताया है ना। हम्म। और डिडक्टिव और राइट। इंडक्टिव, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो डिडक्टिव मेथड है डिफर फ्रॉम इंडक्टिव, कैसे? क्योंकि इंडक्टिव मेथड इन ड्राइंग, इंडक्टिव मेथड में वो कंक्लूजन किससे निकालता है? इंडक्टिव में जो ऑप्शंस। इंडक्टिव वाला जो था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंडक्टिव? इसमें पहले नहीं, इसमें नहीं है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? नहीं, इस पर नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ इंडक्टिव। अच्छा, मैं फिर से शेयर करता हूँ। पहले वाले पेज था आई थिंक। ओके, देखिए अभी आपको दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। अब देखिए इंडक्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, जनरल ट्रूथ, यानी जनरल की कि तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल से आप थियरी की तरफ जाते हैं ना।
राइट। है ना? और ये आप जो एग्जाम्पल लेते हो उसका जो आप कंक्लूजन निकालते हो वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि आपने उसके ऊपर स्टडीज तो किया नहीं है, हम्म। है ना? जिनके ऊपर स्टडीज किया हुआ है तो थियरी से आप जाते हो फिर एग्जाम्पल की तरफ, तो ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी स्पेसिफिक टू जनरल। तो आप क्वेश्चन देखिए फिर से, क्वेश्चन क्या है? ओके। The deductive method differs from the inductive method in drawing its conclusions from तो इंडक्टिव मेथड में जो कंक्लूजन ड्रॉन होता है वो किससे किसकी तरफ होता है? स्पेसिफिक टू हम्म स्पेसिफिक जनरल। जनरल ट्रूथ, है ना? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये डी वाला। डी वाला, है ना? ठीक, अब इसका यस। आंसर देखिए क्या दिया हुआ पीछे, पीछे आंसर इसका। है ना? ओके। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। है ना? अभी अभी आपको समझ में आया ये पूरा टॉपिक क्या था? हाँ, आ गया। हाँ, बहुत लेकिन, अच्छे से। है ना? लेकिन लेकिन अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अब इतने ही टॉपिक में से हमें यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछेंगे, हमने सिर्फ टॉपिक को समझा है। कभी वो टॉप टू बॉटम वाला कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, कभी पूछेंगे कि भाई इंडक्टिव मेथड में जैसे इसमें पूछा कि इंडक्टिव मेथड में कंक्लूजन किससे ड्रॉन किया जाता है, तो स्पेसिफिक टू जनरल, है ना? और यस। कभी कभी वो पूछ लेंगे कि भाई डिडक्टिव में क्या है। अभी और भी कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मतलब एक ही बार में पूरा टॉपिक नहीं करेंगे, जैसे जैसे आता रहेगा क्वेश्चन हम उस तरह से और डिटेल में जाते रहेंगे। अब फिलहाल चलते ओके। हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना? अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। है ना? इसमें से हम इसको जो है उतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल पब्लिशेस आर्टिकल रिलेटेड टू क्रिटिकल थियरी एक्सक्लूसिवली, है ना? तो इनमें से कौन सा जर्नल है जो, है ना, ये आर्टिकल, है ना, पब्लिश करता है रिलेटेड टू क्रिटिकल थियरी? ओके। ठीक, तो चलिए मैं आपको, एक्सक्लूसिव। या एक्सक्लूसिवली, तो आप देखिए, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर द सेकंड पिक्चर। ओके, तो क्योंकि इसके अब कौन सा जनरल है तो उसके बारे में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी इसके बारे में देख लीजिए, है ना? स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। ओके। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना? एंथ्रो, ओके। जो ये जो एंथ्रो का मीनिंग एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है कि रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, तो एंथ्रोपोलॉजी, है ना? इसका मतलब हो गया हमारा रिलेटेड टू स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन। ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये टर्म कहीं ना कहीं आपको दिया होगा, तो इसका मीनिंग मैंने लिख दिया है। ओके, नाउ ये जो जनरल है आपका, ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे, ये नाम मैंने लिख दिया ऑलरेडी, है ना? तो ये एकेडमिक जनरल एस्टेब्लिश हुआ था 1971 में, ठीक। और ये यूनिवर्सिटी का भी नाम दिया हुआ है, और ये जो पब्लिश करता है वो दूसरा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का प्रेस ओके। इसको पब्लिश करता है, ठीक। हम्म ओके, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और इसको बस ये है कि आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, और इसके क्योंकि बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिलहाल ये याद रखिएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये पब्लिश करती है ना? सो डायक्रेटिक जनरल इसका नाम है, और ये एकेडमिक ओके। जनरल है, 1971 में स्टैब्लिश हुआ था, एंड हम्म कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और पब्लिश करती है ये किसके द्वारा? जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ये पब्लिश होता है ना? ओके। और इसका ओरिजिनल वर्क है क्या कि पब्लिश करना क्रिटिकल थियरी क्वार्टरली। ये मंथली करता है, क्वार्टरली करता है, या फिर ईयरली करता है, तो ये क्वार्टरली करता है, तो बस क्वार्टरली करता है। हाँ, ओके। हाँ। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो आप चाहें तो उसको कहीं लिख लीजिएगा, क्वार्टरली करता है, नहीं तो मैं ये नोट्स दे ही दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके। हम्म Which of the following assumption best express the position of post structuralist criticism, है ना? तो ये मैंने एक वो भी शेयर किया था स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने दिया देखा होगा, मीनिंग मैंने शेयर किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में, हाँ। है ना? तो ये छोटे छोटे जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, तो कभी कभी ऐसे शेयर कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिटेल में एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि अच्छा इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना होगा, है ना? काफी काफी लंबा है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों ही कवर करने हैं। यहाँ पे 3 एंड 4, ओके। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं हम क्वेश्चन एक बार। हम्म अच्छा, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, देखिए ये 3 एंड 4 वाला जो है ना, ये कनेक्टेड है, ठीक ओके। है? क्योंकि ये जो ये पर्सन है ना, इसी से रिलेटेड है ये भी, तो आपको ना यहाँ से समझना पड़ेगा पहले इसका कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये अब थोड़ा हमारा डिस्कशन जो होगा लंबा होगा। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, है ना? ओके। तो ये कॉन्सेप्ट माना जाता है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, या ऐसा माना गया कि हर एक चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, हम्म हर एक चीज का।
इस अर्थ पे जो भी चीज है उसका एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होता है ना। तो कैसे, जैसे मान लीजिए हम अल्फाबेट्स की बात करें, ABCD ऐसे करके, तो सेंटेंस की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने ABCD इन अल्फाबेट्स को लिया और अल्फाबेट को लिया, है ना, और जैसे C को रखा, O को रखा, W को रखा, तो अब ये क्या हो गया, काउ। एक अरेंज कर लिया, तो आपने बना दिया इसको काउ, ये एक यूनिट हो गई अब ये, ओके। है ना। DOG आपने रख लिया इसको, अब ये एक यूनिट बन गया डॉग, है ना। तो ये तो वर्ड का स्ट्रक्चर हुआ, ऐसे यूनिट। अब इन सारे यूनिट्स को मिला के जैसे एक एक वर्ड बने ना, इसको हम यूनिट बोल रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग यूनिट्स को बना के आप क्या फॉर्म करते हो, एक सेंटेंस फॉर्म करते हो। जैसे यूनिट प्लस यूनिट प्लस यूनिट, एक स्ट्रक्चर है, उसका एक मीनिंग निकल के आएगा। जैसे काउ का अलग मीनिंग है, एक यूनिट का अलग मीनिंग है, और फिर आपने यूनिट प्लस यूनिट यानी अलग अलग वर्ड रख लिए, वो एक स्ट्रक्चर बना सीक्वेंस में, फिर उसका भी एक मीनिंग निकलता है, राइट। है ना। अब आगे देखते हैं जो मेजर राइटर्स रहे हैं, है ना, और उनके कॉन्सेप्ट, और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे, वापस उसी पे आएंगे। तो ये कुछ राइटर्स, अभी इन सब के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबके बारे में पूछा जाए इसमें, लेकिन ये मेन है। यहाँ पे देखिए जो कुछ मेजर राइटर रहे हैं, जो जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में बताया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है फर्डिनेंड, है ना। इनका पूरा नाम ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्डिनेंड का। तो जो फर्डिनेंड थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कॉन्सेप्ट के पीछे, ओके। है ना। और याद रखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। जो फर्डिनेंड है, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था ये स्ट्रक्चरलिज्म का, जिसमें लैंग्वेज और पैरोल के बारे में बताया हुआ है ना। तो ये ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई ये किसने दिया हुआ है, ठीक, इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, तो साइन एंड सिग्निफायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने फर्डिनेंड ने ये स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज, पैरोल, साइन, सिग्निफायर क्या होता है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने, और सिग्निफायर और सिग्निफाइड, है ना, क्या होता है, ये सारा बताया उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा और भी ऐसे ही जो सिमिलर राइटर्स रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे और भी राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी इनके बारे में क्या किया है, इस तरह के कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं। ओके। जैसे कि रोमन ने क्या दिया हुआ है कि इन्होंने मेटाफर एंड मोनोटॉमी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक। तो अभी जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम उसको देखेंगे, ठीक। ओके, अब आप देखते हैं, चलिए। तो इन्होंने एक्चुअली ओके। जैसे मैंने बोला कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें सबसे ज्यादा फर्डिनेंड का कंट्रीब्यूशन है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो फर्डिनेंड है ना, आपको आवाज आ रहा है? आ रही है आवाज। एक्चुअली इधर थोड़ा शोर है तो मैंने बंद कर दिया था वो ऑडियो। चलिए, ठीक है। तो अब देखिए, आ रही है आपकी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। जो फर्डिनेंड है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी बोला जाता है। ये लिंग्विस्टिक लिखा हुआ, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी माना जाता है। ओके, ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और इन्होंने संस्कृत में उस टाइम PhD किया था। संस्कृत में? हाँ, ये इंडिया के नहीं थे, और उस टाइम उन्होंने संस्कृत के कई बुक, जैसे पतंजलि हो गया, है ना, ही हो गया, पन्नी हो गया, ऐसे बहुत सारे बुक पढ़े थे, और उन्होंने उस टाइम संस्कृत में PhD किया था। ओके। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इन्होंने कोई बुक नहीं लिखा था। तो जब इन्होंने बुक नहीं लिखा, तो इतने सारे जो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए, वो कहाँ से आया? इन्होंने ये कॉलेज में पढ़ाते थे एक्चुअली बच्चों को, और इनके डेथ के बाद जो उनके बच्चों के नोट्स थे, जो जिन्होंने पढ़ा हुआ था, उनके नोट्स के थ्रू फिर वो कलेक्ट किए गए बहुत सारे कलेक्शन, और तब जाके बुक पब्लिश किया गया। ओके। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म बाय सॉसर। ओके, तो जो फर्डिनेंड का जो बुक है, वो उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अभी मैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कॉन्सेप्ट बता रहा था ना मैं, स्ट्रक्चर होता है हर एक चीज का। सो स्ट्रक्चरलिज्म, तो ये बुक जो लिखा था प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ये फर्डिनेंड ने ही लिखा हुआ था। मतलब इन्होंने उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, उनके बच्चों के नोट्स के थ्रू ये कलेक्शन करके पब्लिश हुआ था। ओके। हाँ, अच्छा, इसमें देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है एपिस्टेम, यानी कि आपको नॉलेज गेन करने के लिए लैंग्वेज आना ही चाहिए, कोई भी लैंग्वेज, है ना। उसके बिना नॉलेज, मतलब बिना लैंग्वेज के तो आप सोच भी नहीं सकते। लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट है।
मतलब यदि कोई इंसान को एक भी लैंग्वेज नहीं आता है, दैट मीन्स वो सोच भी नहीं सकता सही बात है ना। तो ये फर्डिनेंड ने बोला था अपने बुक में, जिसको उन्होंने काम दिया था क्या, एपिस्टिक। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी कभी इसका मीनिंग पूछ लेते हैं, है ना। अच्छा, ओके लैंग्वेज हैज या फॉलोज अ स्ट्रक्चर, और लैंग्वेज क्या फॉलो करता है कि स्ट्रक्चर, ठीक। जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, जैसे आपने अल्फाबेट्स उठाया, फिर उसे यूनिट बनाया, फिर बहुत सारे यूनिट को सिस्टमैटिकली अरेंज करके, उसमें भी क्या होता है, जब आपके एक सेंटेंस बनता है तो ग्रामेटिकली आप चेक करते हो सही है कि नहीं, फिर कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, सब कुछ चेक करते हैं, तब वो सेंटेंस फ्रेम होता है, तब उसका एक मीनिंग निकलता है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखा हुआ था, बस उनके पढ़ाए हुए जो नोट्स थे, है ना, स्टूडेंट के पास, उनको कलेक्ट करके क्या बनाया गया था, एक बुक बनाया गया था, ओके कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक, ठीक। और बाद में इस नाम से ये बुक आया था, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म बाय सॉसर ये ओके कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो फॉरेनर जो थे, उन्होंने अपने इन्होंने इन थियोरीज को अलग अलग भागों में बांटा है, 4 मेन थियोरीज दिए हैं इन्होंने, है ना, स्ट्रक्चरलिज्म के। सबसे पहला है साइन। अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ए बी सी, है ना, तो जैसे ये एम लिखा हुआ एम, है ना, एम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक साइन है। तो ऐसा करके हमें बता दिया जाता है कि भाई ये एम है, तो हम बोलते हैं एम है। जैसे सी ए टी, अब यहाँ पे सी ए टी लिख दिया, हमें बताया कि ये कैट है, कैट है, कैट है, बार बार बोलते हैं उसको, तो हम मान लेते हैं भाई कैट है। राइट तो देखिए, सबसे पहले साइन, ये साइन हो गया, ये साइन, ठीक है। और ये जो हमने साइन बनाया, अब ये क्या हो गए, ये सिग्निफायर कहलाते हैं, है ना। ओके सिग्निफायर यानी कि इसका मीनिंग जो होगा वो सिग्निफाइड, यानी ये जो है साइन जो है वो सिग्निफायर है, और इसका जो मीनिंग निकलेगा वो सिग्निफाइड है। इसका मीनिंग सिग्निफाइड है, और जो ये साइन है वो क्या है, यस क्योंकि उसके मीनिंग को हम सिग्निफाइड कहेंगे हाँ। तो देखिए, लोगों के दिमाग में अलग अलग मीनिंग आ सकता है। अब जैसे मैंने, और उसको नहीं पता है, मैंने आपको ये ऐसा लिख दिया, अब कोई सोचेगा ये कैट है जिसको पता है, और कोई कुछ और सोचेगा, कोई और सोचेगा ना, लेकिन इसका रियल मीनिंग थोड़ी ना चेंज होगा। राइट तो अलग अलग मीनिंग आएगा सबके दिमाग में, है ना। और ये टाइम के साथ चेंज भी होता है। जैसे पहले, जैसे मैं ये एग्जांपल भी दिया था, पहले जो ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल मतलब ये वर्ड था नहीं, ये अब आया, पहले ब्यूटीफुल की जगह फेयर वर्ड यूज होता था, फेयर है ना। यस तो अब फेयर का मतलब चेंज हो गया कि नहीं, हाँ ब्यूटीफुल हो गया है ना। सो यस सर तो सिग्निफायर, जो सिग्निफायर है वो क्या है, ग्रेटर देन सिग्निफाइड, सॉरी, ये मीनिंग चेंज, मतलब मीनिंग चेंज होता रहता है, और सिग्निफायर चेंज नहीं होता। सिग्निफायर चेंज होता है और सिग्निफाइड चेंज नहीं नहीं, होता है सिग्निफाइड यानी कि मीनिंग चेंज होता रहता है, और सिग्निफायर चेंज नहीं होता, ओके है ना। जैसे अब ये है, अब फेयर, तो फेयर तो एज इट इज है ना, अभी भी फेयर लिखा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो गया ना। हाँ यस यस तो मीनिंग मीनिंग क्या राइट है, सिग्निफाइड है, यानी मीनिंग चेंज होते रहते हैं, और जो सिग्निफायर है वो चेंज नहीं होता, वो वही सिग्निफायर रहता है है। वो हाँ, चीज तो यस यस यदि आपको पूछा जाता है कि भाई सिग्निफायर और सिग्निफाइड में से कौन सा बड़ा है, तो जो चेंज नहीं होता, कौन सा चेंज नहीं होता, सिग्निफायर चेंज नहीं होता, क्योंकि मीनिंग चेंज होता रहता है सिग्निफायर चेंज सिग्निफायर। नहीं होता है हाँ, इसलिए ये ग्रेटर देन यस ये होता है, ये ऐसा हमें यहाँ पे फॉर्डिनैंड ने पूरा बताया ये। बताया था ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, एरिस्टोटल क्या कहते हैं, एरिस्टोटल बताते हैं कि जस्ट, तो ये जो है, ये बोलते हैं कि लॉगस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, यानी कि शब्द ही क्या है, ब्रह्म है। तो ये यदि लाइन दे देना, ये किसने बोला है, लॉगस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, तो ये या, एरिस्टोटल ने कहा हाँ, या शब्द ब्रह्म है, ये मतलब किसने बोला है, तो ये एरिस्टोटल ने बोला है। शब्द ही ब्रह्म है ओके हाँ, लेकिन यानी कि सिग्निफायर है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन सिग्निफाइड क्या होता है, चेंज होता रहता है, मतलब आज उसका मीनिंग ये है, कल, चेंज होता है हाँ हाँ, कल उसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है ना। ओके, अब थोड़ा सा और जाएंगे, तब राइट तब थोड़ा सा ये और डिटेल में जा रहे हैं हम, तो आपको समझ में आएगा, और जस्ट अ सेकंड। ओके यस, तो अभी हमने क्या पढ़ा, कौन सा चेंज होता है, सिग्निफायर कि सिग्निफाइड, सिग्निफायर तो चेंज नहीं होता सिग्निफाइड चेंज होता है चेंज होता रहता है, यानी उसका मीनिंग चेंज होता रहता है ना। मीनिंग ठीक, चेंज होता रहता है हाँ, यस
तो क्या है आर्बिट्ररी रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, है ना। जैसे अब मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ इस चीज को समझने के लिए। अब जैसे चमचा, ओके। तो यदि पहले पहले हम्म पहले बहुत पहले आप यदि बोलते होंगे ना कि भाई चमचा दे दो, यानी कि चम्मच दे दो, तो लोग समझते थे हम्म खाने के लिए चमचा। लेकिन आजकल आप ओके। बोलोगे ना चमचा, तो वो समझेंगे अरे चापलूस चापलूस आदमी। मीनिंग चेंज हो चापलूस। गया कि नहीं बताइए, यस। है ना। तो लेकिन वर्ड तो वही है लेकिन मीनिंग चेंज हुआ है यहाँ। हाँ, यानी सिग्निफायर वही है, सिग्निफाइड चेंज हो गया, ये चेंज होता रहता सिग्निफाइड है। चेंज। अब जैसे राइट। गॉड, हम गॉड बोलते हैं, तो कुछ लोग हम्म गॉड को इनविजिबल मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं नहीं गॉड विजिबल है, एथिस्ट मानते हैं कि गॉड मतलब सिर्फ एक आइडिया है। यस। तो सब अलग अलग, सबके दिमाग में मीनिंग आता है और टाइम के साथ चेंज होता रहता है, जबकि ये गॉड गॉड ही है, यानी कि सिग्निफायर अभी भी वही है। हाँ मीनिंग लेकिन चेंज हो, सिग्निफाइड चेंज होता है। हाँ मीनिंग देखिए, मीनिंग चेंज हो रहा है कि नहीं, सबके सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं, यस। है ना। मीनिंग चेंज हो रहा है, इट मींस सिग्निफाइड जो है वो चेंज होता रहता है। राइट, तो इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अभी अभी हमारा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ थॉट फोर्थ का। सो ओके। अब उन्होंने और क्या बताया इसमें, कि उन्होंने बताया कि हम्म ये हम स्ट्रक्चरलिस्ट जो स्ट्रक्चरलिस्ट हमने, मैंने आपको बताया ना कुछ कुछ राइटर्स के नाम बताए थे अभी कुछ टाइम पहले, इंक्लूडिंग हम्म फर्डिनेंड, है ना, फर्डिनेंड के हम्म साथ बाकी, तो ये सारे राइटर स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर थे जो इस कॉन्सेप्ट को मानते थे, ओके। और अभी भी वही पढ़ रहे हैं, और पूरा सीन चेंज होने वाला है अभी, आपका ना दिमाग बिल्कुल मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। हम्म तो अभी देखिए, तो अभी देखिए बाइनरी रिलेशनशिप उन्होंने क्या बताया। अच्छा, ये जैसे पूछते हैं कि बाइनरी रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना। स्ट्रक्चरलिस्ट मानते थे कि देयर इज अ बाइनरी रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स या यूनिट्स। जैसे ओके। इसका एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि वो क्या करते हैं नेट में बिल्कुल बारीक से लाइन दे देंगे और फिर आपको कंफ्यूज करेंगे, हम्म तो हमें ये सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे उस हिसाब से। तो देखिए, ओके। अब जैसे डॉग हम्म है ना, तो आप जो नहीं है ना, कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि जस्ट अपोजिट है, हम्म उसको कंपेयर करते हैं किसमें, बाइनरी में। यानी कि मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे डॉग, ये क्लियर नहीं हुआ मुझे। हाँ हाँ, मैं थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूँ। मान लीजिए ये डॉग लिख दिया मैंने, ओके। और फिर मैंने यहाँ पे एक हम्म बिल्ली है, यहाँ पे एक चूहा है, डॉग के सामने मान लीजिए एक बिल्ली है, चूहा है, और एक काऊ है, ठीक है, तीन चीजें हैं। तो मैंने आपको बोला कि डॉग का मतलब चूहा नहीं होता, बिल्ली नहीं होता, गाय नहीं होता, यानी कि ये जो है ये डॉग है। हाँ। समझ में आया आपको यस। कि बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, यानी कॉन्ट्रास्ट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसीलिए ये डॉग ओके। है ना। मैंने एक आदमी डाल दिया, दो तीन और जानवर डाल दिए, उसमें वो कुत्ता नहीं था, तो मैंने बोला देखो दो पैर वाले भी नहीं है, और यदि ये ऐसा है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, और ऐसा होगा जानवर होगा तो नहीं होगा, यानी ये वाला कुत्ता है, दैट इज बाइनरी रिलेशनशिप, ओके। है ना। वो बाइनरी में ऐसा बोला जाता है कि भाई वो जो कॉन्ट्रास्ट है, जो नहीं है, यानी कि उसका मतलब ये डॉग है, या उसका मतलब ये चीज राइट। है ना? तो हम यस। ऐसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर किसके साथ कंपेयर करते हैं, जो डॉग नहीं है उसके साथ कंपेयर करते हैं, ओके। है ना, और तब बोलते हैं कि भाई ये डॉग है, हम्म। ठीक। तो फर्डिनेंड जो थे, उन्होंने लैंग्वेज में, मैंने आपको बताया था ना कि ये लैंग्वेज एंड पैरोल, ये वर्ड बताए उन्होंने, हम्म तो ये उन्होंने कॉइन किया हम्म था ये वर्ड, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं ये किसने कोऑर्डिनेट। कॉइन किया है ना। अब इनका देखो, इनका मतलब क्या है, ऐसा भी ये थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं हम। तो दोनों का उन्होंने उनके हिसाब से, तो लैंग्वेज और पैरोल, ये आराम से नोट्स बना लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। हाँ, फर्डिनेंड, हम्म है ना। तो देखिए फर्डिनेंड ने क्या बोला है कि जो लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज भाषा, और जो पैरोल का मतलब है जो हम बोलते हैं, यानी कि ये यहाँ पे लैंग्वेज यस। का मतलब क्या है, एक मेथड जो स्पीच को पॉसिबल और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, है ना, ओके। वो लैंग्वेज हो गया। कि जो हमें हमारा हम्म स्पीच है उसको, उसका कुछ मीनिंग हो, तो वो तो लैंग्वेज हो गया। लेकिन पैरोल का मतलब है कि जो राइट। लैंग्वेज है ना, सही स्ट्रक्चर में रखा गया है, उसको समझने के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, उसे बोलते हैं, जब बोलते हैं तो वो क्या बन जाता है, पैरोल। पैरोल। एक्चुअली ओके। कैसे बोला जाएगा, तो यानी कि ये बोलना क्या है, एक्सटर्नल चीज है ना, एक्सटर्नल, तो लैंग्वेज का एक्सटर्नल पार्ट क्या है, हम्म पैरोल है, और लैंग्वेज का इंटरनल पार्ट जैसे पैरोल। ग्रामर, स्पेलिंग्स, साउंड, कहाँ पे पॉज स्पेलिंग लगाना साउंड। है ना, कहाँ पे एक लेटर कैपिटल हो हाँ। जाएगा, ये सब इंटरनल पार्ट जो है वो क्या कराता है, लैंग्वेज। ओके। जैसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये यस ये इंटरनल स्ट्रक्चर पार्ट हो है, गया। वो लैंग्वेज का है। और हमें हम्म बोलना कैसे है ना, इसका अब ये तो हमने पता चल गया कि पहले ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, जब हम बोलेंगे। राइट। ये सिस्टम देखिए, ये क्या है, ये सिस्टम है, और ये सिस्टम। सिस्टम का यूज है, यूज जो है। सुनाई ओके। देता है।
राइट। लैंग्वेज क्या है, सिस्टम है, पेरोल क्या है। तो देखिए बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन इन्हीं में से लाइन बना बना के ना वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। बट इससे ये जो चीज है ना सारा क्लियर हो रहा है बिल्कुल। हाँ हाँ। तो बहुत क्लियर हो रहा है। हाँ, तो उसमें से आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये वाला ऑप्शन नहीं है यानी। तो ये अच्छा, हम्म। ये लैंग्वेज और पेरोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, फर्डिनैंड ने दिया है ना। या फर्डिनैंड ने दिया। इन्होंने ये कॉइन किया था। अच्छा, फिर ये लैंग्वेज का मतलब क्या है, ऐसे, और पेरोल का मतलब ये है, कौन सा इंटरनल है कौन सा ओके एक्सटर्नल है ना। ये सिस्टम है तो ये सिस्टम का ओके। यूज है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, और ये क्वेश्चन नंबर 3 4 में हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा ताकि ये आपको काफी हद तक क्लियर हो जाए। अब देखते हैं, देखिए अब एक एक टॉपिक आता है और एक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म अभी आपको समझ में आ गया ये आ गया समझ में। ना, स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो किसका नाम है, फर्डिनैंड। फर्डिनैंड का नाम है ना, फर्डिनैंड। ऑथर। तो बहुत ये चौथा। पूरा पूरा नाम आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, लैंग्वेज, पैरोल, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, है ना, ये कॉन्सेप्ट भी सारे आप अभी तक आपने पढ़ लिया, और इसके इसके बहुत सारे सपोर्टर भी थे जो मैंने आपको नाम दिखाए थे ना, तो वो थे, लेकिन यस। उनके बारे में अभी हम कुछ डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और जहां जितना जरूरत है उस हिसाब से पढ़ लेंगे उतना, है ना। ओके आई विल नोट इट। हाँ हाँ। तो अब देखते हैं कि जो अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट आया, यानी कि वो क्या था, वो एक्चुअली एक रिएक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट। तो स्ट्रक्चरलिज्म आपको ओके। काफी हद तक समझ में आ गया, राइट। है ना। और एक यस। एक मैंने छोटा सा जो नोट्स शेयर किया हुआ है ना व्हाट्सएप में, अब उसको दोबारा पढ़िएगा, व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, ओके। है ना, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और अब मैं पूरी कहानी पलटने वाला हूँ। अभी तक जो जो आपको सच लग रहा था ना, वो सब झूठ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। क्योंकि ओके। हाँ, यही काम है, मतलब जो जो रिसर्च करते हैं, जो क्रिटिक्स, जो हम ये जो इंग्लिश लिटरेचर हाँ। में जो क्रिटिक्स होते हैं ना, उनका यही काम है। अब हम्म। आपको ना उनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, कि ओके। जो ये जो क्रिटिक्स होते हैं ना वो कितने इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये किसके प्रति रिएक्शन था, स्ट्रक्चरलिज्म के प्रति। स्ट्रक्चरलिज्म। यानी कि जो स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे थे उस समय, जो फॉलो कर रहे थे, जस्ट अपोजिट है पोस्ट उसके स्ट्रक्चर। अगेंस्ट। हाँ, उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन। हम्म। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट सेकंड, मैं ये सारे बहुत सारे ओपन हो गए ना यहाँ पे, मैं इनको बंद करता हूँ पहले। Fine. अभी दिख रहा है आपको मैम? हाँ दिख रहा है। ओके। क्लियर है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसको नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म आता है, हम्म। फिर फॉर्मलिज्म आता है, फिर स्ट्रक्चरलिज्म आता है, जो अभी हमने पढ़ा था। या। यस। स्ट्रक्चरलिज्म उसके बाद आता है, और स्ट्रक्चरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका है? हेलो, स्ट्रक्चरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका है? फर्डिनैंड। फर्डिनैंड का। ओके, चलिए। और उसके बाद आता है हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, ये बताइए कि ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के पोस्ट। बाद क्यों आया? क्योंकि वो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट था ना। अगेंस्ट है ना, वो क्रिटिक्स रिएक्शन जो था। थे उन्होंने। हाँ, वो रिएक्शन था उनका रिएक्शन था। हाँ, ऐसे राइटर्स जो इसको फॉलो कर रहे थे। तो मतलब बिल्कुल देखो, आप राइट। सीक्वेंस अपने आप याद हो गया कि नहीं? पहले कौन सा आया? पहले आया न्यू क्रिटिसिज्म, फिर फॉर्मलिज्म आया, फिर फॉर्मलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म आया, और स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट देन स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। राइट राइट, है ना। और ये कब आया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? 1960 में आया था। 1916। ओके। कहाँ पे आया था? फ्रांस में। फ्रांस। ओके। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते थे? कहते थे हर चीज में एक स्ट्रक्चर होता है, अभी पढ़ा था आपने। हम्म। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो उसके अगेंस्ट थे तो वो अपोजिट ही बोलेंगे हाँ डेफिनेटली। हाँ। और तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जितने राइटर थे, जितने कॉन्सेप्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को मानते थे कॉन्सेप्ट को, वो ये कहते थे सब कुछ बिखरा हुआ है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ओके। सब बिखरा हुआ है। सब ठीक। बिखरा हुआ है। ओके। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते थे कि मीनिंग तब बनता है जब एक वर्ड दूसरे वर्ड से जुड़ता है। ये जैसे मैंने बताया था ना आपको, यूनिट प्लस यूनिट प्लस यूनिट इक्वल्स टू मीनिंग। हाँ यस। यही तो बोलते थे स्ट्रक्चरलिस्ट। हाँ यही बोलते थे लेकिन उन्होंने इसको जो है। इसको उन्होंने क्या बोला? हम्म। इसको उन्होंने क्या क्या बोला यहाँ पे कि
यानी कि अब कैट प्लस जैसे ये है, अब कैट हैट नहीं है, बैट नहीं है, पेन नहीं है, तो यानी कि वो कैट है कैट है, यस। है ना? तो ये अब यहाँ पे जरूरी तो नहीं है कि इसके सामने हम हैट बैट सब रखें। ये यही तो बोलते थे वो स्ट्रक्चरलिस्ट कि भाई कैट का मतलब हैट नहीं है, बैट नहीं है, पेन नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, डॉग का बताया था मैंने, कैट का वो ऐसे करके। हाँ हाँ, ये बताया था। वही एग्जांपल है, वही वाला स्ट्रक्चरलिस्ट यही तो कहते थे हाँ कि कैट का मतलब क्या, बाइनरी रिलेशनशिप, याद है आपको? हाँ हाँ, अभी बताया था आपने। हाँ, तो यानी कैट का मतलब क्या, स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते थे हैट नहीं है, बैट नहीं है, पेन नहीं है, इसलिए वो कैट है। अब देखिए यस। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं कि रियल मीनिंग कभी भी किसी वर्ड का नहीं होता ही नहीं है। अच्छा। जैसे ये स्ट्रक्चरलिस्ट यही तो बोल रहे थे कि कैट क्यों है, क्योंकि ये नहीं है इसलिए वो कैट है। अब हम्म स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं कि कैट का मतलब जरूरी नहीं है कि कैट है, क्योंकि हम्म कैट का मतलब रियल मीनिंग कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने अब मान लीजिए मैं आपको किसी और लैंग्वेज का वर्ड दूं, हम्म। तो आप कुछ भी सोच सकते हो ना, हाँ लेकिन मेरे लिए तो कैट है। मैं कैट को मान लीजिए साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिख दूं जो आपको आता नहीं है ना? हाँ। आप कैट थोड़ी ना समझोगे उसको, तो कुछ और जलेबी भी समझ सकते हो, क्योंकि वो गोल गोल होता है। राइट। तो क्या हम्म। रियल मीनिंग हुआ किसी वर्ड का कि पक्का ही वही होगा? नहीं नहीं हुआ ना। तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट यही नहीं। बोलते थे कि कभी भी किसी वर्ड का रियल मीनिंग होता ही नहीं है। हाँ, ठीक उसके है, तो ऑपोजिट वो बोलते थे कि अब वो। आपको दोनों का यस। बिल्कुल अब आपका ना माइंड पूरा चेंज हो रहा होगा। तो पोस्ट स्ट्रक्चरली कहते हैं कि कभी रियल मीनिंग किसी वर्ड का होता ही नहीं है। जैसे फेयर है ना? अब फेयर का पहले कोई और हम्म मीनिंग था, अब कुछ और मीनिंग होता है। तो क्या फेयर हम्म। का रियल मीनिंग पेयर का चेंज ब्यूटीफुल। हो? हाँ, चेंज हो गया। अब फेयर हम्म का मतलब हम ये मानते हैं कि या तो कोई गोरा आदमी है तो उसको हम फेयर बोलते हैं, हम्म पहले सुंदर माना जाता था, है ना? अब जैसे डॉग है, हम्म सब इसका अलग अलग हम्म मीनिंग ले सकते हैं। हम्म ऐसे मोबाइल है तो सब, मैंने मोबाइल दिखाया तो कोई कुछ सोच सकता है, कोई कुछ सोच सकता है, तो उसका रियल मीनिंग राइट। आ ही नहीं रहा है ना? तो यानी कि हम्म स्ट्रक्चरली जस्ट अपोजिट थे। स्ट्रक्चरली मानते थे कि किसी का रियल मीनिंग है ही नहीं हम्म और सब कुछ बिखरा हुआ है, ना कि स्ट्रक्चर है। अच्छा, स्ट्रक्चरलिस्ट हम्म तीसरा तीसरा डिफरेंस देखिए। स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि हर एक बाइनरी का अपोजिशन होता है ना? हमने बाइनरी हम्म। वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना? पर यस। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं नो बाइनरी पोजिशन, कोई बाइनरी पोजिशन नहीं होता है। जैसे जैसे देखिए बाइनरी, जैसे डे का नाइट, उल्टा कॉन्ट्रास्ट, हम्म डे का हम्म। नाइट, है ना? और कॉन्ट्रास्ट होगा, अपोजिट होगा। मतलब डे का मतलब ओके। नाइट नहीं, मतलब नाइट नहीं है यानी वो डे है, या जस्ट अपोजिट। हम्म व्हाइट का मतलब ब्लैक नहीं है इसलिए वो व्हाइट है। गुड का मतलब बैड नहीं है इसलिए वो गुड है ना? तो ऐसे ही तो था ये बाइनरी वाला, हम्म है ना? तो जबकि ये क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं यहाँ पे कि यदि यानी स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि डे जो है वो नाइट से मीनिंग, सॉरी, ये मीनिंग बना रहा है। स्ट्रक्चरलिस्ट यही तो कह रहे थे कि मतलब राइट। कि मतलब नाइट नहीं है इसीलिए डे बिल्कुल। है ना? ये एक जस्ट सेकंड ना, मेरा माउस थोड़ा हैंग हो गया। यस, तो अभी तक हम यही पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरलिस्ट वाला हमने यही पढ़ा था कि जैसे वो हम्म। डॉग डॉग क्या नहीं है, तो भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो यानी कि उसके नहीं, लिए इसको वो डॉग। सहारा ले रहे थे हम्म ना कि भाई एक सामने वाले को ले रहे थे कि भाई ये नहीं है इसलिए ये है। ये स्ट्रक्चरलिस्ट ऐसा कर रहे थे। ओके, हम्म अब देखते हैं इसमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं। जस्ट अ सेकंड, आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्क्रीन। अब देखिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इसको ऐसा नहीं मानते हैं, है ना? इसको हम्म। क्राइम मानते हैं, क्राइम। अच्छा, मतलब ऐसा, टाइम है ये। हाँ, ऐसा कंपेयर करना ओ माय। अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये एक क्राइम है, क्योंकि पहले वाले को ओके। ज्यादा वैल्यू दे रहे हो आप इस तरह हम्म। से कि भाई आप मतलब, अब जैसे ये है देखो, आप व्हाइट एंड आप मतलब स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते थे कि व्हाइट इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक नहीं है। बिल्कुल। यानी आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, व्हाइट को दे रहे हो कि भाई ये वाइट नहीं है वाइट को। ये किसी भी चीज के लिए कोई भी वर्ड है, क्या आप ये बता रहे हम्म हो वो नहीं है इसलिए ये है। हम्म। अब यानी कि इट मीन्स व्हाइट, एक वर्ड। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड को जो इग्नोर किया जा रहा है और एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। हाँ, तो यानी कि अब ये इक्वल टू देखिए क्राइम। ब्लैक एंड व्हाइट, इन्हीं शब्दों का तो हम रेशियल उसके लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज करते हैं इसी तरह से। हम्म। हम बोलते हैं कि भाई व्हाइट लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं खुद को, हम्म तो क्यों? क्योंकि वो ब्लैक नहीं है। हम्म ऐसे ही शब्दों के साथ आप कर रहे हो। ऐसे हम्म। वास्तविक जिंदगी में ऐसे ही तो होता है कि मतलब काले गोरे का जो भेद चल रहा है तो उसमें वो व्हाइट व्हाइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ब्लैक नहीं है, तो यानी यही काम आप शब्दों यस। के साथ कर रहे हो। राइट। दैट्स व्हाई इट्स अ क्राइम। यदि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्राइम है तो ऐसी वर्ड को
आप अच्छा ये जो है आपका ये वीक सिंबल कहलाता है, यानी कि सेकंड वाला जो हो गया वीक बना रहे हो आप उसे, और इसको स्ट्रॉन्ग सिंबल बना रहे हो, जो कि क्राइम है। right. तो ये भी याद रखिएगा, वीक सिंबल एंड स्ट्रॉन्ग सिंबल। अब स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि हर एक का सेंटर होता है। स्ट्रक्चरलिस्ट, हमने ये पॉइंट स्ट्रक्चरलिस्ट में नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे डिफरेंस में पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि हर एक का क्या होता है, सेंटर होता है। जो सेंटर के पास होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसका ओरिजिन होता है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं ऐसा सेंटर वेंटर कुछ नहीं होता है और कोई ओरिजिन नहीं होता है। Okay. ठीक है, तो ये डिफरेंस था स्ट्रक्चरलिस्ट। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। मैं थर्ड और फोर्थ को मिला के पढ़ा रहा हूँ आपको, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। Okay. अब देखिए, तो यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या है, 1960 में फ्रांस में क्या हुआ था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना बाद में, है ना। तो 1960 में भी फ्रांस जो मोनार्की था वहां पे, मोनार्की है ना, डेमोक्रेसी तो था नहीं, राजा लोग वो करते थे, रूल करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन यदि आपने पढ़ा हो तो उसमें तो जो गवर्नमेंट डाउनफॉल हो रहा था एक तो उस समय 1960 में, और 1960 में ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। और नई चीजें जैसे फंडामेंटल राइट्स, फेमिनिस्ट का कॉन्सेप्ट, फेमिनिज्म है ना, इन सब का वोटिंग राइट के लिए, फीमेल्स को भी वोटिंग राइट होना चाहिए, सब के लिए मूवमेंट चल रहे थे। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एक रिएक्शन था किसके प्रति, स्ट्रक्चरलिज्म के प्रति। Structuralism के against. और 20th सेंचुरी में सारे के सारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने लग गए थे लगभग, Okay. 20th सेंचुरी आते आते, यानी उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया था। डीकंस्ट्रक्शन क्या है, तो टेक्स्ट के मीनिंग को समझने के लिए, है ना, क्लोज रीडिंग किया जाता है, जैसे डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, कभी ये वर्ड यदि कहीं आपको यूज हो रहा हो तो आप देख लीजिएगा। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है टेक्स्ट के मीनिंग को समझने के लिए जब आप क्लोज रीडिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डीकंस्ट्रक्शन। Deconstruction. हाँ, तो जो ये Right. क्रिटिक्स होते हैं ना, क्रिटिक्स जितने हैं वो डीकंस्ट्रक्शन करते हैं, क्लोज रीडिंग करते हैं, तभी तो। अब देखिए पहले आप, होता क्या, आप जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट ने जो बोल दिया तो हमें शुरू में बिल्कुल सही लग रहा था, अभी Right. आपको लग रहा होगा नहीं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सही है। Hmm. क्यों सही है, क्योंकि उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन किया इसका, यही काम है क्रिटिक्स का। ठीक, अब चलते हैं हम, मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 निकालता हूँ, चलिए। Okay. जो हमारा क्वेश्चन था, राइट, अब आ जाइए, इसमें क्वेश्चन दिख क्यों नहीं रहा, जस्ट अ सेकंड, ये क्वेश्चन दिखने का, यस। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और 3 एंड 4। अब 3 Okay. वाला क्वेश्चन पढ़िए आराम से। Which one of the following assumptions best expresses the position of post-structuralist criticism? Options are definite structures underline imperial events, language is representational, apprehension of reality is a कॉन्ट्रास्ट, construct, knowledge operates according to procedures that are axiomatic. अब यहाँ पे 4 पॉइंट दे दिए और उन्होंने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन बेस्ट एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म था, इसमें से कौन सा ABC में से ज्यादा सबसे सुटेबल है इसके लिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। सो एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज अ construct. Okay, language is representational and define a structure underlying the empirical event, and knowledge operate according to procedure that are axiomatic. यानी कि apprehension means what, fear of reality is a construct. अच्छा, इसमें आंसर देखिए, Definite structures लग रहा है मुझे, definite structures underline imperial events. अच्छा, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, डिफाइन स्ट्रक्चर अंडरलाइन एम्पिरिकल इवेंट्स, ये आई थिंक मुझे ये लग रहा है। नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं, देखिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट तो स्ट्रक्चर के अगेंस्ट थे ना। हाँ बिल्कुल अगेंस्ट थे वो। हाँ, अब इसमें आंसर में क्या दिया हुआ देखिए,
Definite structures underline being events. थोड़ा कंफ्यूजिंग है. अच्छा पहले आंसर क्या दिया हुआ ये देखिए. ओके. थर्ड में आंसर जो है तो वो थर्ड दिया हुआ है. सी है ना एप्रीहेंशन एप्रीहेंशन. ऑफ. अब मुझे बताइए स्ट्रक्चरलिस्ट क्या मानते थे. स्ट्रक्चरलिस्ट यही तो मानते थे डिफाइन स्ट्रक्चर डिफाइन डेफिनेट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरलिस्ट यही तो कहते थे कि हर एक चीज का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है हाँ हाँ. ना. तो ये इसका ऑपोजिट मानते थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट. हाँ अंडरलाइन एम्पिरिकल इवेंट्स. अच्छा देखिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कॉन्सेप्ट कब आया था 1960. 1960 में. है ना. तो यानी क्यों क्योंकि हाँ. जो जो जितने भी स्टैब्लिश चीजें थी चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो फेमिनिस्ट राइट के बारे में हो चाहे वो स्ट्रक्चरलिस्ट कॉन्सेप्ट हो सबके अगेंस्ट थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ना. उस टाइम मतलब ये नहीं थे ये तो लिटरेचर के था मतलब उस टाइम चेंजेस आ रहा था. तो ये एम्पिरिकल राइट. इवेंट्स जो हो रहे थे उस टाइम वो स्ट्रक्चर यही तो मानते थे कि डेफिनेट स्ट्रक्चर है. ये तो कॉन्सेप्ट उसका हो गया डेफिनेट स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चरलिस्ट का. जबकि यस. हमें ये आंसर देना नहीं. है पोस्ट. ये नहीं. तो ये तो पहला वाला हाँ रिजेक्ट. हाँ. ये. और ये नहीं होगा. स्ट्रक्चरलिस्ट वालों ने यही तो बताया था लैंग्वेज याद है आपको लैंग्वेज प्रोलोग इन सारे कॉन्सेप्ट को बताया था उन्होंने. हम्म. सिग्निफायर सिग्निफाइड. तो हम्म. लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेशनल. ये भी नहीं होगा. है ना क्योंकि लैंग्वेज क्या है रिप्रेजेंटेशनल है. और उसका प्रोलोग क्या है प्रोलोग ये है कि उसका एक्सटर्नल पार्ट है और इंटरनल पार्ट है. तो ये सेकंड वाला भी किससे थ्योरी मैच कर रहा है स्ट्रक्चरलिज्म से मैच कर रहा है. अब डी वाला आ जाओ आप नॉलेज ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर दैट आर एक्सोमेटिक. है ना. तो यानी कि यहाँ पे क्या वो बोल रहा है कि नॉलेज कैसे ऑपरेट होता है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स. है ना. ओके तो जस्ट तो यानी कि जो नॉलेज जो है वो कैसे ऑपरेट होता है जो प्रोसीजर है आपका जो प्रूव कर दिया है हमने. है ना. अब उसी को हम फॉलो करते रहें हम उसको क्रिटिसाइज ना करें. हम ये बोलते हैं कि जैसे ये डॉग बोल दिया है ना तो अब उसी को लोग फॉलो करते रहते हैं. जबकि क्या उसका मीनिंग लोग अलग अलग ले सकते हैं. स्ट्रक्चरलिस्ट इसके भी कॉन्सेप्ट के खिलाफ वो बोलते थे कि रियल मीनिंग है ही नहीं. हाँ तो ये भी नहीं होगा. तो एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी कंस्ट्रक्ट ही होगा. तो देखिए एक तो आपने पहले उसको उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये गलत है ये गलत है ये गलत है यानी यही बचा हुआ. राइट. है ना. ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो आप. ओके ठीक. सो एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज अ कंस्ट्रक्ट. तो एप्रीहेंशन यानी कि क्या है एप्रीहेंशन यानी फियर ऑफ रियलिटी इज अ कंस्ट्रक्ट. है ना कि जो रियल मीनिंग है उसके प्रति एप्रीहेंशन होना. ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मानते थे कि भाई जो रियलिटी मतलब जो आप जिसे आप रियल मान रहे हो ऐसा रियल कुछ होता नहीं है. है ना. उसके अगेंस्ट. यस. तो ये पोस्ट रिसर्च. तो कभी भी कोई क्वेश्चन है मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसके जस्ट अपोजिट वाले ढूंढ लीजिए. अब ये फोर्थ वाले में आइए. Which one of the following is correct about Which one of the following analysis of language? authors analyze of language. है ना. तो लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा था ना अभी लैंग्वेज एंड प्रोलॉग के बारे में. याद है आपको. तो उसमें यस अभी parallel focuses on language as a system at a particular time. Language as a particular instance of speech and writing. Parallel is the study of language over a period of time. अच्छा मुझे बताइए लैंग्वेज एंड पैरोल. है ना. लैंग्वेज और पैरोल. तो लैंग्वेज क्या है एक सिस्टम है. और प्रोलॉग क्या है पैरोल. हाँ पैरोल क्या है उसको पढ़ने का तरीका मतलब लैंग्वेज का वो बताया था सिस्टम का यूज है. यूज है सॉरी हाँ यूज है उसका. यही तो हमने पढ़ा था. है ना. हाँ. तो देखिए पहला पॉइंट क्या है ला लैंग्वेज यानी द लैंग्वेज इसका मतलब ये हो गया द लैंग्वेज फ्रेंच में ना द लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज. तो ये सही है ये. अब दूसरा पढ़िए जो प्रोलॉग है फोकस ऑन लैंग्वेज एज अ सिस्टम. लैंग्वेज प्रोलॉग क्या फोकस करता है एज अ सिस्टम लैंग्वेज को नहीं ये तो लैंग्वेज करता है. प्रोलॉग तो क्या कहता है सिस्टम का यूज बोलता है. है ना. अच्छा द लैंग्वेज इज द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ स्पीच नहीं पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ स्पीच एंड राइटिंग ये तो लैंग्वेज में ये नहीं है ना. ये नहीं
है। ओके, ये राइटिंग नेक्स्ट एंड लास्ट है पैरोल इज द स्टडी ऑफ पैरोल इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज नहीं, उसका यूज के बारे में बताता पीरियड ऑफ टाइम। है ना। पैरोल लैंग्वेज को सही स्ट्रक्चर में रख करके समझने लायक बनाता है, और एक्चुअली बोला कैसे जाए उसके ऊपर, या तो बोला कैसे जाए, या एक्सटर्नल यूज, या सिस्टम का यूज, ये तीन है हमारा पैरोल। लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। यस, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? और पैरोल फोकसेस ऑन लैंग्वेज एज अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम। लैंग्वेज इज द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। तो सबसे पैरोल इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड और फोर्थ तो है ही नहीं, फर्स्ट ही होगा। सबसे पहला ये बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल दे दिया है कि भाई ये एक सिस्टम है जो कि सबसे ज्यादा सही हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसका वो आंसर हो जाएगा। यस, ओके। अब जो आपने जो बताया है ना अभी मुझे सारा एक्सप्लेनेशन जो दिया है ना, वो एक बार नोट डाउन करके उसकी रीडिंग लगाकर फिर ये आंसर और अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। राइट 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 राइट। अभी जस्ट मैंने सुना है, उसके बाद मैं उसको जो है नोट डाउन करके उसकी रीडिंग लगाऊंगी ना, तो फिर और इजीली जो है ये यस, जस्ट मैं इसको स्टॉप करता हूँ अभी। इसका ना वीडियो मैं आपको अपलोड करके लिंक दे दूंगा, यदि आपको मतलब बाय चांस आपको लगे कि मतलब भूल गए या फटाफट रिवीजन मारना है, तो यूट्यूब का स्पीड इंक्रीज कर लीजिएगा, और जैसे 1 घंटा है ना, तो 1 घंटे की जगह वो हो सकता है आधे घंटे में या 20-25 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। ओके ओके, और ये जो मैं जो नोट्स है ना, इसका जो फोटो क्लिक करके मैंने डाले यहाँ पे, बाद में मैं स्कैन कर लिया करूँगा, अभी थोड़ा सा टाइम का वो चल रहा है और सिस्टमेटिक कर दूँगा, तो वो मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आप आराम से उसमें से देख के नोट्स बना लेना। हाँ, मैं नोट्स और बना बाई लूंगी चांस को एक बार। समझ में बाई चांस को समझ में नहीं आ रहा हो ना, जैसे साइड वाइड में चला गया है, तो आप मुझे बताना, तो फिर मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या है लिखा हुआ है। ओके, नहीं लेकिन आज जो मैंने पढ़ा है ना वो मुझे पूरा क्लियर हो गया, हाँ हाँ, सिर्फ तो एक बार रीडिंग लगाना है। हाँ, तो अब क्या करिएगा, तो अच्छा जो ये मतलब अभी क्या होगा, जब जैसे हम इस तरह से आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया बाई चांस, है ना, हाँ तो इस हाँ तरह से जैसे अभी ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, फिर दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, तो आपका ऑलमोस्ट जो प्रिपरेशन है ना, कई चीजों का ऑलरेडी, कई कॉन्सेप्ट का हो चुका होगा। यस, ठीक है, आई थिंक दिस इज अ गुड वे ऑफ लर्निंग। तो मैं वही कह रहा था आपसे कि